तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी प्रेशर ग्रेडियंट है उसको जनरेट करने में दो लोगों का बड़ा हाथ है। एक का नाम है डायाफ्राम और एक का नाम है इंटरकास्टल मसल। अब सवाल ये है कि डायाफ्राम क्या करता है या इंटरकास्टल मसल क्या करता है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदल जाता है। तो वो इस डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए ज़रा इधर, ये किसी की थोरेसिक कैविटी है, उसमें ये स्टर्नम है, ये रिब है, ये इंटरकास्टल मसल है, ये डायाफ्राम है और ये लंग्स है। ठीक, होता ये है कि जब हम लोगों को सांस लेनी होती है तो हम लोग डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो डायाफ्राम जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो डायाफ्राम कैसा था, आर्च अपवर्ड की तरफ था, वो कैसा हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। अब जरा देखो, थोरेसिक कैविटी इतनी बड़ी थी, अब बढ़ के पहले इस जगह से इस जगह तक थी, अब बढ़ के यहाँ तक आ गई है। तो बताओ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा। किस दिशा में? तो ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। डायाफ्राम यहाँ लगा है, डायाफ्राम नीचे गया है, तो थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ी है। कौन सी दिशा है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। किस दिशा में? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। बस रुके रहो। फिर देखो, यहाँ लगी है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टर्नम और रिब ऐसे होते हैं। हमको देखिएगा, यहाँ स्टर्नम है, ये रिब है, तो देखो ऐसे उठ रही हैं। तो रिब भी बाहर की तरफ जाएंगी और स्टर्नम भी ऐसे आएगा। तो ये इस तरीके से फैल रहा है। ये क्या है? वेंट्रल। ये क्या है? डार्सल। ये कौन सी एक्सिस है? तो जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वैसे क्या उठ जाएगा? रिब और स्टर्नम। उससे थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ेगी। और ये इधर क्या है? डार्सल। इधर क्या है? वेंट्रल। एक्सिस कौन सी? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलेगा दो लोगों से। एक कौन है? डायाफ्राम और एक कौन है? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किधर बदलेगा? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और अगर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस दिशा में बदलेगा? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि यदि ये थोरेसिक कैविटी है तो थोरेसिक कैविटी इस दिशा में भी बढ़ जाएगी और इस दिशा में भी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो नेट थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर नेट थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। और अगर घट के ये एटमॉस्फेयर से कम हो गया तो -3 mmHg हो जाएगा। और तभी क्या होगा? तभी एयर अंदर आ जाएगी। और अगर एयर अंदर आ गई तो ये कौन सी घटना है? ये कौन सी घटना है? इंस्पायरेशन। बताओ, इंस्पायरेशन में एनर्जी खर्चा होगी कि नहीं? कहाँ? भाई देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एनर्जी लगेगी, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो भी एनर्जी लगेगी, या एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो भी एनर्जी लगेगी। तो बताओ, इंस्पायरेशन एक्टिव है कि पैसिव? तो कहोगे इंस्पायरेशन क्या है? एक्टिव। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? दो मसल, एक डायाफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल।
बताओ पहले कौन करते हैं? कैसे पता चला? पहले वही पढ़ाए? पहले वही पढ़ाए? ऐसा ही समझ लो, सबसे पहले डायाफ्राम ही कांटेक्ट करता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जरा बताओ कि इंस्पायरेशन का जो इनिशिएशन है, वो कैसे होगा? अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। कैसे होगा? तो कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। अभी लिख लेना, सुन लो। तो इंस्पायरेशन में कुल 5 क्वेश्चन। पहला, जब इंस्पायरेशन होना होगा तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम फ्लैट होगा, थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ेगी। कौन सी दिशा? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हो जाएंगे, थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ेगी। कौन सी दिशा? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। ओवरऑल तो बढ़ेगी ना। अब जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर घट जाएगा, तो एयर अंदर आ जाएगी, इंस्पायरेशन हो जाएगा। इंस्पायरेशन की शुरुआत किस घटना से होती है? तो कहोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। चलो देखो, ऐसे लिखा है। देखिए ध्यान से बेटा, ब्रीदिंग में पहली घटना कौन सी है? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में 2 इवेंट होनी है, एक और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब और स्टर्नम लिफ्ट अप हो जाएगा। इससे थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस दिशा में? और इससे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ जाएगा किस दिशा में? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। नेट क्या होगा? नेट ओवरऑल क्या कर जाएगी? इंक्रीज करेगा थोरेसिक वॉल्यूम। तो फिर क्या बढ़ जाएगा? पल्मोनरी वॉल्यूम। और जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। क्या घट जाएगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना हो जाएगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा? -3 mmHg। तो एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ आ जाएगी? लंग्स में। क्या कहोगे? कैसा है? कोई दिक्कत? सारे क्वेश्चन। चलो वापस फिर से देखते हैं। अब एक्सपायरेशन करना है हमको। देखिए, हम सांस ले रहे हैं, इस दौरान क्या क्या हुआ? डायाफ्राम नीचे चला गया, रिब्स एंड स्टर्नम उठ गया। अब हम सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस छोड़ने में कुछ नहीं करते हैं। जितनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट की जाती हैं उन सब चीजों को केवल रिलैक्स करो। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? डायाफ्राम, उसको रिलैक्स करो। तो डायाफ्राम पहले ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे गया होगा, जब रिलैक्स करोगे तो फिर से ऊपर आ जाएगा। रिब एंड स्टर्नम ऐसे उठा था, रिलैक्स करोगे फिर ऐसे हो जाएगा। तो बताओ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, तो प्रेशर, तो एयर बाहर निकल जाएगी। क्या होगा? एक्सपायरेशन। एक्टिव है कि पैसिव? क्योंकि कुछ किया तो है ही नहीं। तो एक्सपायरेशन में कुछ नहीं करते हैं, जो जो काम इंस्पायरेशन में किए थे बस उसको रिलैक्स करना है। तो सबसे पहले क्या रिलैक्स कर दो? डायाफ्राम। फिर क्या रिलैक्स कर दो? इंटरकास्टल मसल। तो सब चीज अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाएगी। डायाफ्राम फिर से वैसे हो जाएगा, इंटरकास्टल मसल के रिलैक्सेशन से रिब और स्टर्नम फिर से वहां पहुंच जाएंगे। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा, और तो पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगी। देखो, सबसे पहले
डायाफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स। तो कैसा हो जाएगा, ये फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा जहां था, फिर से रिटर्न टू नॉर्मल हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल भी क्या कर गए, रिलैक्स। तो रिब और स्टर्नम कहाँ आ गए, तो जब ये भी नॉर्मल पहुंच गए, ये भी नॉर्मल पहुंच गए, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर कम हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या करेगा, बढ़ जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगी। हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। देखो ऐसे ही लिखा है। एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, पहले रिलैक्सेशन करेंगे किसका, रिलैक्सेशन करेंगे किसका, एक्सटर्नल इंटरकास्टल। इन दोनों घटनाओं का क्या होगा, डायाफ्राम अपनी जगह, रिब्स और स्टर्नम अपनी जगह, इन दोनों घटनाओं का क्या होगा, घट जाएगी क्या, तो घट जाएगी क्या, तो बढ़ जाएगा क्या, और बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, +3। तो क्या होगा, एल्वियोलर एयर बाहर निकल जाएगी और हम कहेंगे क्या, एक्सपायरेशन। क्या हो गया, पैसिव। तो मोटा मोटा जो दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए। हम फिर से पूरी कहानी सुनाए दे रहे हैं। ब्रीदिंग में सिर्फ दो घटनाएं होनी है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन तभी होगा जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से डायाफ्राम फ्लैट होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर। एक्सटर्नल इंटरकास्टल कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस दिशा में, डार्सल। ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा और घट के -3 होगा, एयर अंदर आएगी, इंस्पायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन में कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ भी किया है उसको रिलैक्स करना है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, रिलैक्स करिए। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट किया था, रिलैक्स करिए। उसके बाद क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम नॉर्मल हो जाएंगे, डायाफ्राम नॉर्मल हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगी और हम कहेंगे क्या, एक्सपायरेशन हो गया। पैसिव की एक्टिव, पैसिव। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। दो क्वेश्चन और है। हम लोगों के पास एक योग्यता है। क्या योग्यता है, देखो जरा। अभी हम सांस ले रहे हैं लेकिन हमारी चेस्ट वाल ज्यादा हिल नहीं रही है, और अब चेस्ट वाल ज्यादा हिल रही है, क्यों, अब हम लंबी सांस ले रहे हैं। तो हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो स्ट्रेंथ है, हम चाहें तो लंबी सांस ले सकते हैं और चाहें तो लंबी सांस निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास योग्यता है कि हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब सवाल यह है कि ये योग्यता आई कहां से, तो हमारी मदद करने के लिए, भाई सांस लेने में डायाफ्राम का रोल है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का रोल है, इंटरनल का तो कोई रोल नहीं आया है। एक और चीज हमको देखिएगा, हम एयर निकाल रहे हैं, तो एयर हम तब निकालेंगे तो पेट अंदर जाता है, हवा निकालनी है फेफड़ों से और अंदर क्या जा रहा है, पेट। इसका मतलब एब्डामेन की मसल का भी तो रोल है। तो ये योग्यता किसकी मदद से आई है, तो एडिशनल किसकी मदद से,
एब्डामिनल मसल। अब देखो कैसे क्या हो रहा है। हम लोग 4 तरीके से सांस लेते हैं। एक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमको सिर्फ इतना बताओ कि नॉर्मल इंस्पायरेशन में होता क्या है, तो अभी बताएं। अभी लिखो नहीं, लिख लेना, लिखने का टाइम देंगे। अभी सुन लो, नॉर्मल इंस्पायरेशन में होता क्या है। तो सिर्फ 2 चीजें होती हैं। सामान्य कॉन्ट्रैक्शन करेंगे किसका, डायाफ्राम का, और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का। तो इसमें हम करते क्या हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं किसका, डायाफ्राम का, और किसका, एक्सटर्नल इंटरकास्टल का। अच्छा बताओ, रिलैक्स एक्सपायरेशन कैसे करते हैं। तो जितना कॉन्ट्रैक्शन किया होगा उसका क्या कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिलैक्सेशन करेंगे किसका, डायाफ्राम का, और किसका, एक्सटर्नल इंटरकास्टल का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो अभी तक पढ़े थे वो नॉर्मल ही पढ़े थे। अब ये ही होता है कि स्पेशल एक होती है फोर्स ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन होता है और फोर्स्ड एक्सपायरेशन होता है। जरा हमको देखें आराम से। अभी हम सांस ले रहे हैं, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं और नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं। अब देखिएगा ये क्या है, ये है फोर्स इंस्पायरेशन और ये क्या है, फोर्स एक्सपायरेशन। तो हम जब फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या अलग करते हैं, तो देखो क्या अलग करते, ध्यान से देखिएगा। इधर देखो, जैसे मान लेते ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं तो डायाफ्राम देखो, इसको यहां तक लाते हैं, बस इसको फ्लैट कर देते हैं, और रिब एंड स्टर्नम थोड़ा सा क्या करते हैं, हल्का सा उठाते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं, हम डायाफ्राम को इधर की तरफ घुमा देते हैं। इतना ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं कि डायाफ्राम नीचे की तरफ घूम जाता है। तो पहले थोरेसिक कैविटी इतनी बड़ी थी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, तो थोरेसिक कैविटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना। जब थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाएगी तो हवा भी तो अंदर आएगी, तो डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा कर देते हैं। और देखो रिब एंड स्टर्नम भी तो उठ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर हम फोर्स इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो मोर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे किसका, डायाफ्राम का, और किसका, एक्सटर्नल इंटरकास्टल। सामान्य इंस्पायरेशन और फोर्स इंस्पायरेशन में इतने अंतर है। सामान्य सांस लेना, थोड़ा सा डायाफ्राम नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, काफी नीचे जाए तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंस्पायरेशन। अब निकालेंगे कैसे, तो देखो पेट की मसल का यूज करते हैं, पेट अंदर करते हैं। तो पेट अंदर करके क्या फायदा होगा, तो जब इसको अंदर करेंगे तो जो एब्डोमिनल कंटेंट होगा वो ऊपर की तरफ आएगा,
नीचे से डायाफ्राम को धक्का देंगे तो डायाफ्राम और ऊपर जाएगा। तो देखो कैसे होगा, इसको देखो, ये देखिए डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके कैसा हो गया था, ऐसा हो गया था। रिलैक्स करोगे तो ये अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। अगर चाहते हो कि ये और ऊपर जाए तो कैसे जाएगा, तो नीचे से धक्का लगाओ। और नीचे से धक्का कैसे लगाओगे, नीचे से धक्का लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, एब्डोमिनल, पेट अंदर करो तो ऊपर मुंह पुश हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल मसल का, एंड अब पहली बार किसका कॉन्ट्रैक्शन करोगे, इंटरनल इंटरकास्टल। इसमें और इसमें अंतर है, देखो क्या अंतर है। जब नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे नॉर्मल रिलैक्सेशन, खत्म, बात खत्म। असली खेल ये है, फोर्स इंस्पायरेशन में मोर कॉन्ट्रैक्शन करोगे किसका और किसका, और जब फोर्स एक्सपायरेशन करना है तब नई चीजें आएंगी, क्या, एब्डोमिनल मसल और कौन सी, इंटरनल इंटरकास्टल। एक क्वेश्चन और, इधर देखिए, अभी डायाफ्राम ऐसे बना है, हमने नॉर्मल सांस लिया डायाफ्राम ऐसा हो गया, हमने फोर्स लिया तो थोड़ा ऐसा हो गया। कभी ऐसा सुना है कि इतनी लंबी सांस लिए कि डायाफ्राम यहाँ तक पहुँचा, फिर डायाफ्राम यहाँ तक पहुँचा, पैरों में पहुँच गया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। कितना नीचे जाएगा डायाफ्राम, कितना नीचे जाएगा, तो ये बहुत नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा सुना है कि इतनी लंबी सांस लिए कि फेफड़े फट गए, इतनी हवा भर लिए, ऐसा हो सकता है? चलो खींच के देखो कितनी लंबी हवा खींच सकते हो, देख लो। फिर रुक क्यों जाते हो, खींचते क्यों नहीं रहते हो, है? कोई समस्या है क्या, क्यों क्यों रुक जाते हो, ये क्वेश्चन आया है। अब ध्यान सुने, जब हम लंबी सांस लेते हैं तो डायाफ्राम खिंचता है, नीचे की तरफ जाता है, लेकिन एक समय बाद उसका खिंचना बंद हो जाता है। अब जब खिंचना ही बंद हो जाएगा तो क्या नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। कौन रोक देता है, ये आया हुआ सवाल है। अगर डायाफ्राम को बहुत खींचोगे तो डायाफ्राम में ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और डायाफ्राम की ओवर स्ट्रेचिंग रोकने के लिए एक रिफ्लेक्स है जिसका नाम हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, अभी लिखा देंगे। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ डायाफ्राम प्रिवेंटेड बाय हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। एक क्वेश्चन और, चाहे जितना जोर लगा लो, पूरा जोर लगा लो, पूरा जितना कर सकते हो, फिर भी फेफड़े पूरा भरेंगे नहीं। चाहे जितनी फोर्स इंस्पायरेशन कर लो, कभी पूरा भरेंगे नहीं, और चाहे जितना क्या कर लो, फोर्स एक्सपायरेशन कर लो, कभी पूरा खाली नहीं होंगे। तो हमारे फेफड़े ना तो कभी पूरा भरते हैं और ना ही कभी पूरा खाली होते हैं, पूरा भरते भी नहीं है और पूरा खाली। चाहे जितना खींच लो, डायाफ्राम की ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होती है। कौन रोक देता है, आंसर देंगे हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये लिख लो, 2 लाइनें लिखनी है। हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन को चेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से, एब्डोमिनल मसल की मदद से। कब एब्डोमिनल मसल का यूज करोगे, तो एब्डोमिनल मसल का यूज किसमें केवल करते हैं, फोर्स एक्सपायरेशन में। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी है, नॉर्मल
ब्रीदिंग रेट कितना है, तो कहोगे 12 से 16 पर मिनट। पर मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो देखो 12 सांसें कितनी देर में होती हैं, 60 सेकंड में होती हैं। तो एक सांस कितनी देर में होगी, तो 60/12 मतलब 5 सेकंड। तो ये क्वेश्चन है, एक ब्रीद कितनी देर में कंप्लीट होती है, तो आंसर देंगे क्या, 5 सेकंड। लेकिन एक सांस में तो 2 घटनाएं होती हैं, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी। बताओ कितनी देर में इंस्पायरेशन और कितनी देर में एक्सपायरेशन, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, 5 सेकंड है। इसी 5 ही में दोनों काम होने हैं। तो देखो क्या होता है, 2 सेकंड और 3 सेकंड। इसमें बराबर बराबर 2.5 क्यों नहीं लग रहा है, तो देखो सांस लेने में हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, रिलैक्सेशन में आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं, वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है। इसी नाते सांस लेने में समय कम लगता है और छोड़ने में समय ज्यादा लगता है। लिखो बच गया। लिख लिया, नोट्स खोलिए, ब्रीदिंग में जितना लिखा है कुल पढ़ डालिए। पढ़ डाला है, एक पॉइंट और है, देख लीजिए जरा। इधर देखिए, ये मान लेते हैं कि हम लोगों का लंग्स है, तो ब्रीदिंग में एयर आएगी, एयर जाएगी। ब्रीदिंग में जो भी एयर आएगी, जो भी एयर जाएगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या मीजर भी कह सकते हो। वो एयर जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है उसको कैलकुलेट या मीजर कर सकते हैं। किस मशीन से, तो आंसर देंगे क्या, स्पायरोमीटर। अच्छा, क्यों कैलकुलेट करोगे या मीजर क्यों करोगे, तो ये हमको ये बताएगी कि आपके फेफड़े कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर किसी आप चेस्ट फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो कैलकुलेट करेगा। स्पायरोमीटर से जब एयर कैलकुलेट की जाती है तो उसे ये पता चलता है कि आपके फेफड़े कैसा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं कम कर रहे हैं। तो इससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये हमको ये बताएगी कि आपके फेफड़े कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर किसी आप चेस्ट फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो कैलकुलेट करेगा। स्पायरोमीटर से जब एयर कैलकुलेट की जाती है तो उसे ये पता चलता है कि आपके फेफड़े कैसा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं कम कर रहे हैं। तो इससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं।
इसको, पल्मोनरी फंक्शन को। और ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, किसी बीमारी को पता करने में इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट। यदि फेफड़े से जुड़ी कोई बीमारी है तो पल्मोनरी फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डॉक्टर स्पायरोमीटर की मदद से पल्मोनरी फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। अगर स्टैंडर्ड वॉल्यूम आप आ रही होगी, इसका मतलब आपके फेफड़े सही काम कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये किसके लिए जरूरी है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। एनसीईआरटी खोलो। और सारी लाइनें पढ़ लेते हैं। पहली लाइन टिक कर लो। ब्रीदिंग में दो घटनाएं हैं, क्या, इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर क्या है, ड्रा इन, और इसमें एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। मूवमेंट ऑफ एयर या तो अंदर आए या तो इज कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन क्या, लंग्स एंड क्या, एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच प्रेशर ग्रेडियंट से ये काम होता है। ये टिक करिए। इंस्पायरेशन कब होगा, तो जब प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नेगेटिव प्रेशर कहाँ हो, लंग्स में, विद रेस्पेक्ट टू। इसी तरीके से एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायाफ्राम और कौन, स्पेशल सेट ऑफ मसल, नाम क्या, और कौन सी, इंटरनल। ये कहाँ है, रिब के बीच है। ये हेल्प करेंगे किसमें, जनरेशन ऑफ ग्रेडियंट। टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा है इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाई, किससे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, जिससे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, किस दिशा में, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, तो क्या उठ जाएगा, रिब्स और क्या, और क्या, स्टर्नम। रिब और स्टर्नम जब उठ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम किसका, किस दिशा में, किस दिशा में, ओवरऑल बढ़ेगा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम। तो साथ में क्या बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो घट जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मजबूर करेगा कि एयर कहाँ से, आउटसाइड से कहाँ आ जाए। तो क्या हो गया, डायग्राम देख लो। ये में लिखा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ लिखा है रिब एंड स्टर्नम रेज्ड, एयर इंटर इनटू लंग्स। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ होगा, इंक्रीज ही तो हुआ होगा। अच्छा, और देखो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, रिलैक्सेशन। किसका, बोल नहीं रहे हो, और किसका, यहां एक्सटर्नल नहीं लिखा है। तो भैया जिसका कॉन्ट्रैक्शन किए होगे उसी तो रिलैक्स करोगे, और कॉन्ट्रैक्शन किसका किए हैं, एक्सटर्नल का। तो यहां लिखा भले ही नहीं है, लेकिन है कौन सी, एक्सटर्नल ही है, इंटरनल नहीं है। तो जिससे क्या होगा, रिटर्न डायाफ्राम एंड क्या, टू देयर क्या, नॉर्मल पोजीशन। फिर घट जाएगी थोरेसिक वॉल्यूम, तो घट जाएगी क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्या हो जाएगा, एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे एक्सपल्सन हो जाएगा किसका, कहां से, क्या कहोगे,
हम लोगों के पास ये योग्यता है, वी हैव एबिलिटी टू, हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथ किसकी और किसकी, एडिशनल मसल कौन सी आ गई, कौन सी, एब्डोमेन की मसल से हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सपायरेशन कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन कितनी सांसें लेगा, 12 to 16 टाइम क्या पर मिनट। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व है किसमें, उसको हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस मशीन से, फायदा क्या, तो हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन आपके कैसे हैं, ये कौन बताएगा, स्पायरोमीटर। तो यदि आपको बहुत दिन से खांसी आ रही होगी या फेफड़े की कोई दिक्कत आपकी होगी, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो आपसे क्या करवाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट देगा और कहेगा पूरी ताकत से इसमें हवा फूंको और लंबी सांस लो, फिर पूरी ताकत से फूंको, तो उससे वो टेस्ट कर लेगा कि कौन सी वॉल्यूम आ रही है और कौन सी वॉल्यूम जा रही है, या कैसा पल्मोनरी फंक्शन है। तो कितनी वॉल्यूम होती है, कितनी कैपेसिटी होती है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में ये दे के जाती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपेसिटी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम और फिर पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटी। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे, फिर डायग्राम एक बना लेंगे, आप बाद में लिख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये लंग्स है, ठीक, आप सांस लेना, अभी कुछ ना लिखना, बस आराम से केवल देख लो बना क्या रहे हैं, फिर ये बन जाएगा तो आप लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कि आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हो, या नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो। भाई दो ही तो घटनाएं होती हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, या फोर्सिबल इंस्पायरेशन या फोर्सिबल एक्सपायरेशन, चार ही तो घटनाएं हैं कुल। तो अगर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं या नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो कुछ तो हवा आ ही रही होगी और कुछ तो हवा जा ही रही होगी। नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर आती है या जाती है, या जाती है एंड जाती नहीं बोल रहे हैं, एंड बोलेंगे तो आप जोड़ दोगे। फिर से सुनिए, सामान्य इंस्पायरेशन या सामान्य एक्सपायरेशन में जो एयर आती है या एयर जाती है उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में इसको टीवी कहते हैं और वैल्यू होती है 500 ml, 500 ml होती है, लेकिन ये एक बार की है। एक बार में 500 ml लोगे तो मिनट में कितनी बार लोगे, 12 बार लोगे या कितनी बार लोगे, 16। तो बताओ मिनट में कितनी लोगे। तो अगर 12 बार लोगे तो 12 को 500 से गुणा कर दो, और अगर 16 बार लोगे तो 16 को 500 से गुणा कर दो, कितना आएगा। तो टाइडल वॉल्यूम की एक आंसर ये भी है, 6000 से 8000 ml। अब ये क्या लिख दोगे, मिनट। ये क्या था, ये पर ब्रीथ था। यही हाल इधर भी होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो हवा आए या हवा जाए उसी को क्या कहोगे, टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी, 500 ml पर ब्रीथ या 6000 से 8000 ml पर मिनट। कोई दिक्कत यहां तक। फिर देखो, फिर हम लोग करेंगे फोर्सिबल
और फोर्सबिल इंस्पायरेशन और फोर्सबिल एक्सपायरेशन। ध्यान सुनिएगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा, अभी हमने नॉर्मल सांस ली तो 500 ml अंदर गई, लेकिन हम लंबी सांस ले रहे हैं, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी एक्स्ट्रा एयर चली गई है, जितनी भी गई हो, उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो एक्स्ट्रा जाएगी किससे? इससे जाएगी कि इससे जाएगी? इसी तरह तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो एडिशनल एयर गई है, उसी एडिशनल एयर को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में IRV कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। इसका नाम रिजर्व वॉल्यूम क्यों है? लिखो नहीं भी, इसका नाम रिजर्व क्यों है? तो रिजर्व इस नाते है, आपका मन करे इसको लीजिए और ना मन करे ना लीजिए। जैसे अभी हम 500 ले रहे हैं, फिर 500 छोड़ रहे हैं, फिर हम 500 ले रहे हैं, फिर हम 500 छोड़ रहे हैं, फिर हमारा मन किया कि लाओ लंबी सांस ले लें। तो जैसे लंबी सांस लेंगे, कौन सी एयर अंदर जाएगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी जाएगी? 2500 से 3000। भाई जिसके फेफड़े बड़े होंगे उसमें 3000 चली जाएगी, उसके फेफड़े थोड़ा छोटे होंगे उसमें कितनी जाएगी? 2500। फेफड़े खराब होंगे तो और कम जाएगी। तो ध्यान से सुनेंगे, ये एडिशनल वॉल्यूम है, चाहे ले और चाहे ना ले, ले चाहे ना ले, इसी नाते इसका नाम रिजर्व है। फिर देखो, अभी हम 500 लिए, फिर 500 निकाले, फिर 500 लिए, फिर 500 निकाले, फिर मन कर रहा है कि लो और निकालें। तो अगर और निकालोगे तो जबरदस्ती ही तो निकालोगे, और जबरदस्ती को क्या कहोगे? फोर्सबिल कहोगे। तो फोर्सबिल एक्सपायरेशन करोगे तो कुछ एयर एक्स्ट्रा निकल जाएगी। 500 तो निकल ही चुकी है, एक्स्ट्रा निकालना चाहते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो एक्स्ट्रा एयर निकाल दोगे उसका नाम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। ये तो टाइडल वॉल्यूम है ना बेटा, कितनी है? 500। फिर देखिए, सामान्य सांस लिया, अंदर क्या आई? टाइडल वॉल्यूम। सामान्य सांस छोड़ा, क्या निकली? टाइडल वॉल्यूम। लंबी सांस लिया, क्या आई? तो टाइडल वॉल्यूम के बाद आएगी, टाइडल वॉल्यूम के बाद आएगी कौन सी? IRV। और लंबी सांस निकाला तो पहले क्या निकलेगी? टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद क्या निकल जाएगी? ERV। अब देखिएगा, पूरी ताकत लगा के आप एयर निकाल दीजिए, तो चाहे जितनी ताकत लगा के आप एयर निकाल दीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ हवा अंदर रह जाएगी। तो जो एयर अंदर रह जाती है, एयर रिमेन इन लंग्स, किसके बाद? फोर्सबिल। लंबी सांस निकालने के बावजूद भी जो हवा अंदर रह जाएगी। क्यों? अभी पीछे पढ़ के आए कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, पूरा एयर निकाल सकते ही नहीं है। तो एयर रिमेन इन लंग्स किसके बाद? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। उसका क्या नाम है? रेजिडुअल वॉल्यूम। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RV। कितनी होती है? तो होती है 1100 से 1200 ml। इस रेजिडुअल एयर का कारण बताओगे? कल बताए थे, लंग्स कोलैप्स, निचोड़ पाते ही नहीं हो।
अब जब लंग्स निचोड़ नहीं पाओगे तो कुछ ना कुछ हवा रह जाएगी। और लंग्स क्यों नहीं निचोड़ पाते हो? क्योंकि लंग्स की सरफेस को खींचे रखा है किसने? निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो इसका कारण क्या है? निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अभी लिखो ना, एक बार सुन लो। सामान्य सांस लें या सामान्य सांस छोड़ें, जो हवा आए या हवा जाए, या है एंड नहीं है। एंड बोलेंगे जुड़ जाएंगे। 500 लोगे, 500 निकालोगे, जोड़ के 1000 कर दोगे। 1000 नहीं करना है। 500 लेंगे वो भी टाइडल, 500 छोड़ेंगे वो भी टाइडल। 500 लेने के बाद जो एडिशनल हवा अंदर आ सकती है किसके द्वारा? फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, उसका नाम IRV वैल्यू 2500 से 3000। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा एयर निकल सकती है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकलेगी, नाम ERV वैल्यू 1000 से 1100 ml। चाहे जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, लंग्स कभी खाली नहीं होंगे, कुछ ना कुछ हवा रह जाएगी, नाम रेजिडुअल वैल्यूम कितनी? 1100 से 1200 ml। इस रेजिडुअल एयर का कारण क्या है? नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अब लिखो, हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर आए वो भी टाइडल, और नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर जाए वो भी टाइडल। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो एडिशनल एयर आए, मतलब इसको छोड़ के, उसका नाम IRV। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एडिशनल जाए, मतलब इसको छोड़ के, उसका नाम ERV। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो रह जाए उसका नाम RV। पल्मोनरी कैपेसिटी, सबसे पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देख लो जरा, फिर लिखिएगा। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये लंग्स है, आपसे कहा जाए कि आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लीजिए। हिंदी में हम लिखे दे रहे हैं पहले। आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लीजिए, तो इस दौरान क्या बाहर गया होगा? इस दौरान टाइडल वैल्यूम ही तो बाहर गई होगी। इसी के तुरंत बाद, जैसे हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, 500 बाहर निकल गए, अब हमसे कहा जाए आप लंबी सांस लीजिए, तो बताओ क्या क्या अंदर आया होगा? तो इसके बाद आप कर दीजिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। बताओ कौन कौन सी एयर अंदर आई है? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगी? टाइडल वैल्यूम आएगी, वो तो अभी निकाले ही वही आएगी। और उसके पीछे पीछे आप क्या ले लोगे? IRV ले लोगे। इसी को जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए, तो TV प्लस IRV ये बनता है IC। IC का मतलब, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो कहोगे टोटल एयर, इंस्पायर इन, अंदर ही तो ली जाएगी, किसके द्वारा? बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। बस रुक जाओ, सारा खेल इसके बाद है जो लिखना है।
ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन किसके बाद किए हो? आफ्टर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आया? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। वैल्यू बताओ यहां कितनी रखोगे? और यहां 2500 की 3000। तो पूरा कोशिश करोगे फुल खींचने का तो अधिकतम कितनी आ जाएगी? 3000। तो इसकी आंसर कितना होगा? 3500 ml। फिर से सुन लीजिए, फिर लिखिएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो पहले करेंगे क्या? नॉर्मल एक्सपायरेशन। फिर करेंगे क्या? तो दोबारा करेंगे तो ये बाद में होगा। डिफिनीशन में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। निकाले थे नॉर्मल और खींचे क्या है? फोर्सफुल। तो क्या क्या आ जाएगा? टीवी आएगी और तो आंसर कितना आएगा? 3500। लिखो। दूसरी है एक्सपायरेटरी। सबने लिख लिया था? इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये लंग्स है, इसमें आप पहले कर लीजिए नॉर्मल इंस्पायरेशन। बताओ कितनी एयर आई होगी? तो भाई केवल टाइडल वॉल्यूम आई होगी। हमने नॉर्मल सांस ली, 500 अंदर गई। अब तुरंत हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो इसके तुरंत बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे। बताओ कौन कौन से एयर बाहर निकलेगी? तो भाई पहले जो खींचा है वो बाहर निकलेगी। कौन से खींचा था? टाइडल वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसमें क्या निकल जाएगी? लेकिन चूंकि कर क्या रहे हैं? फोर्सफुल। तो क्या निकाल सकते हैं? आईआरवी की ईआरवी? ईआरवी। तो इसके साथ क्या निकल जाएगी? ईआरवी। इसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। वैल्यू बताओ इसकी कितनी वैल्यू? इसकी तो आंसर जरा बताओ पहले क्या हुआ है बाद में क्या हुआ है? तो पहले ये हुआ है और बाद में ये हुआ है। तो डिफिनीशन देखो कैसे लिखी जाती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आउट बाई किस प्रोसेस से? फोर्सबिल एक्सपायरेशन। बस काम की बात ये है। किसके बाद? किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब ध्यान से सुनिए, पल्मोनरी कैपेसिटी की जितनी डिफिनीशन है उसमें आपको यह शब्द जरूर मिलेगा। किसके बाद यह घटना हो रही है? तो पहले वाले में क्या था? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या किए थे? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अभी क्या किया है? अभी नॉर्मल इंस्पायरेशन पहले किए हैं और फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाद में किए। लिखो।
कोई दिक्कत? जितनी डिफिनीशन है उसमें ये शब्द आपको मिलेगा आफ्टर, क्योंकि आफ्टर का ही खेल इसमें है। लिख लो बेटा, लिख डालो। आगे बढ़ें। बढ़े बेटा, दो कैपेसिटी हो गई। चलो तीसरी देखो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इधर देखो। मान लेते हैं कि ये लंग्स है, आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, बताओ कौन सी एयर बाहर जाएगी? केवल क्या बाहर जाएगी? टाइडल वैल्यूम। ईआरवी बाहर गई है कि नहीं? ईआरवी बाहर निकली होगी कि नहीं? ईआरवी का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, बाहर गई है कि नहीं? नहीं गई तो होगी कहां? लंग्स के अंदर है। तो बताओ लंग्स के अंदर है क्या अभी अभी? तो देखो, एक तो आरवी मौजूद है अंदर, जो कभी निकाल नहीं सकते हो, और एक और मौजूद है, क्या? ईआरवी। इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसी को कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, आरवी प्लस ईआरवी। वैल्यू बताओ। ये 1200 और ये 1100, कितनी? 2300। तो ये वास्तव में है क्या? तो कहोगे टोटल एयर रिमेन इन लंग्स, फिर वही शब्द काम का है, आफ्टर। किसके बाद? नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दोगे तो क्या रह जाएगा? तो अंदर केवल आरवी रह जाएगी, और नॉर्मल एक्सपायरेशन करोगे तो क्या रहेगा? दोनों रहेंगे। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन लिखो, आराम से बताएं। दो सवाल। एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, लिखो नहीं, इधर देखो हमको। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन एयर रिमेन इन लंग्स, सिर्फ आरवी। और आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन एयर रिमेन इन लंग्स, आरवी एंड ईआरवी। अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन करोगे तो अंदर दो रह जाएंगे, और फोर्सफुल कर दोगे तो अंदर केवल एक बचेगी। देखो, चौथी ही असली कैपेसिटी है, कौन सी? वाइटल कैपेसिटी। उसकी दो डिफिनीशन है।
बढ़े बेटा आगे। बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वाइटल कैपेसिटी। डिफिनीशन समझने के लिए डायग्राम देखो जरा। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लंग्स है, ठीक। पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लीजिए बेटा, लिखना नहीं, केवल समझ लो। जरा बताओ कौन कौन से एयर गई होंगी। तो टीवी चली गई होगी और ईआरवी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमको देखिए, पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लेते हैं, कर देते हैं, निकल गई। इसके बाद तुरंत लंबी सांस लेते हैं। अब बताओ कौन कौन सी हवा अंदर गई होगी। तो पहले जो निकाले होंगे वो अंदर गई होगी। इसके तुरंत बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन किए होंगे। तो बताओ क्या क्या अंदर आया होगा। तो भाई जो पहले निकाले क्या, टीवी, वो अंदर आई। और क्या अंदर आई, ये भी तो निकाले थे, ये भी अंदर आई होगी। और कौन अंदर आई, क्योंकि फोर्सफुल कर रहे हैं तो क्या चली आई होगी, IRV। अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। अच्छा दूसरा डायग्राम देखो। ये मान लेते हैं एक लंग्स है, यहां मैंने पहले लिख दिया, ये पहले और ये क्या है, बाद। अब की बार पहले ये कर लेते हैं। जरा बताओ कौन कौन सी हवा आएगी। तो टीवी खींचोगे और IRV खींचोगे। लंबी सांस ले लेते हैं। बताओ अंदर कौन कौन गई, टीवी और IRV। और तुरंत लंबी निकालें। तो अगर हम तो बताओ कौन कौन निकलेगी। तो भाई जो पहले खींचा है वो निकालेंगे। कौन से खींचा था, टीवी। और कौन से खींचा था, IRV। लेकिन कर क्या रहे हो, फोर्सफुल, तो क्या निकल जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सब को जोड़ो तो बनता है वाइटल कैपेसिटी, और इन सब को जोड़ो तो फिर बनता है क्या, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी की हो गई दो डिफिनीशन। पहली डिफिनीशन सुनो, टोटल एयर इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर, किसके बाद, हिंदी में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो टोटल एयर अंदर आए उसका नाम वाइटल कैपेसिटी। इसको पलट देते हैं, पहले क्या कर लें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लें, बाद में क्या करें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, तो भी वही आएगा। तो चाहे ये रखो चाहे ये रखो, आंसर यही आना है। इसी नाते इसकी दो डिफिनीशन है। मैक्सिमम एयर इंस्पायर बाई, किसके द्वारा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। बस काम की चीज ये है। किसके बाद, किसके बाद, भाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो किसके बाद कर रहे होंगे, आफ्टर फोर्सफुल
एक्सपायरेशन। एक डिफिनीशन तो ये हो गई, इसका उल्टा देख लो, इसका उल्टा भी लिखो, नहीं लिख लेना बाद में। मैक्सिमम एयर एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बस आफ्टर बता दो, किसके बाद? आफ्टर फोर्सफुल, क्या? फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये भी डिफिनीशन है, अभी लिखो नहीं। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा? तो कहोगे टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी। जरा वैल्यू बताओ, ये वैल्यू 500, ये 3000 और ये 1100 जोड़ो। ये डाटा रटे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आया है। हिंदी में सुन लीजिए, मैक्सिमम हवा जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन से अंदर आए, किसके बाद? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। या मैक्सिमम हवा जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से बाहर जाए, किसके बाद? फोर्सफुल इंस्पायर। तो पहले या तो आप एक्सपायरेशन करो, बाद में क्या करो? इंस्पायरेशन। या पहले क्या कर लो? पहले ये कर लो और बाद में ये कर लो, लेकिन आंसर क्या है? सेम आएगा। कौन कौन सी वैल्यू जुड़ी? टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी। लिखो। तो किस कैपेसिटी की दो डिफिनीशन है? वाइटल कैपेसिटी, हो गया। आखिरी कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी।
ये डिफिनीशन भी सही है, ये डिफिनीशन भी सही है। पढ़ें? हो गया? देखो फिर, टोटल लंग कैपेसिटी, इधर देखो, मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लंग्स है। जरा बताओ इस लंग्स के अंदर कौन कौन सी एयर हैं? तो इसके अंदर दो एयर होंगी, एक आरवी जो परमानेंट रहती है, कभी नहीं निकलती है, और एक इसके अंदर है ईआरवी जो कभी कभार आप बाहर निकालते हो और कभी नहीं निकालते हो। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा जाए कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लीजिए, बताओ लंग्स के अंदर कितनी एयर होगी? तो देखो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में लाओगे किसको? टीवी लाओगे, और कौन से लाओगे? तो ये दोनों भी तो यहां पहुंच जाएंगी अंदर। तो देखिएगा ध्यान से, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एयर हेल्ड इन लंग आफ्टर फोर्सफुल क्या? इंस्पायरेशन। अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे तो लंग्स के अंदर कितनी हवा पहुंच जाएगी? तो देखो कितनी पहुंच जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू, ये तो पहले से मौजूद थी और नई कौन सी पहुंची? तो टीवी पहुंच गई, और पहले से ही क्या मौजूद थी? ईआरवी, और कौन सी मौजूद थी? आरवी। तो जरा वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, आंसर जोड़ लो तो लग कितनी आ गई? 5800 ml। मोटा मोटा कितना कह सकते हो? 6000 ml, या क्या कह सकते हो? 6 लीटर कह सकते हो। तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? तो मोटा मोटा 6 लीटर है। अभी लिखो नहीं, लिख लेना। ये देखो एक और क्वेश्चन, टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू, ये सारा है क्या? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ये क्या है? ये तो वाइटल कैपेसिटी है। तो ये भी तो कह सकते हो, ये भी तो कह सकते हो कि टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालना है तो वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दो? तो ये भी तो कह सकते हो, नहीं कह सकते हैं? वाइटल कैपेसिटी निकालना है तो टोटल में से क्या घटा दो? आरवी घटा दो। फिर से सुन लेते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लीजिए, बताओ अंदर कितनी हवा है? तो देखो आरवी परमानेंट अंदर रहती है, ईआरवी भी अंदर है, और बाहर से खींच के क्या भर दिया है? टीवी और आईआरवी। तो चारों अंदर पहुंच गए। तो चारों एयर, चारों जो वैल्यूम आप पढ़ते हो वो कब अंदर होंगी? तो कहोगे टोटल लंग्स कैपेसिटी में टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस
आरवी। एक और क्वेश्चन, अभी तक जितने फार्मूले पढ़े हो वो सब किस में पढ़े हो? वो सब प्लस में पढ़े हो, केवल यही एक फार्मूला है जिसमें में है माइनस में है। तो आराम से बताएंगे। पल्मोनरी कैपेसिटी कैसे आप टेन करते हो? तो कहोगे एडिंग करते हैं, एडिंग अप किसको? पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम जोड़ करके हमको क्या मिलती है? कैपेसिटी। बस एक है जो माइनस में मिल रही है, कौन सी? वाइटल कैपेसिटी निकालना है तो क्या करिए, टोटल में से क्या घटा दीजिए? आरवी घटा दीजिए। एक क्वेश्चन और बता दीजिए फिर लिखिएगा। अच्छा लिख लीजिए फिर पूछते हैं, पहले लिख लीजिए। सबकी वैल्यू बता डालो। टीवी लीटर की किलोमीटर, IRV 2500 से ERV क्या 1000 से, और RV अच्छा IC 3500। सबकी वैल्यू रटे रखिएगा। EC FRC और वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी? लिख लो इकट्ठा। इकट्ठा लिख लो और एक सवाल देख लो। बाकी आज ही इसके सवाल लगा डालिएगा। पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 43 लगाओ अभी तुरंत। 43 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा लिख लो फिर पेज नंबर। बेटा बताओ पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 43। इस टाइप से भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि वैल्यूज दिया नहीं है और आर्डर आपसे पूछ लिया है, तो आप आर्डर नहीं बता पाओगे। आर्डर बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी के सारे क्वेश्चन आज कर डालिएगा, आज ही। जरा बताओ कौन सी कैपेसिटी है विदाउट आरवी, बिना आरवी के? तो बिना आरवी के 3 हैं। एक है आईसी, एक है ईसी और एक है वीसी। फिर से दूसरा सवाल,
कैपेसिटी विद आरवी दो हैं, एफआरसी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम नॉट एक्चुअल एस्टीमेट, असली में नापा नहीं जा सकता है। तो आंसर क्या देंगे? आरवी, क्योंकि एग्जैक्ट नापना मुश्किल है। अब फेफड़े के अंदर थोड़े जाएंगे कि जाके नाप के आएंगे। लिखो। तो कौन कौन सी कैपेसिटी है जिनकी असली वैल्यू हमको नहीं पता है? तो जिसमें जिसमें आरवी होगा वो असली वैल्यू हमको नहीं पता है, और जिसमें जिसमें आरवी नहीं होगा वो असली वैल्यू पता है। आज क्वेश्चन नंबर 50 तक लगा जरूर डालिएगा, ठीक है? अच्छे सवाल इसमें दिए हैं। एक पीवाईक्यू का सवाल देख लो, बहुत बढ़िया है। पहले आया था काफी, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। लिखा है लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये नाम लिख दिया है, इनके सामने वैल्यू लिख दिया है, ठीक है? कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टू कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो करो मैचिंग। तो करना कैसे है? तो पहला ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन है, और यहां लिखा है बी, और उसके सामने ये वैल्यू लिखी है। तो बी का मतलब क्या है? तो क्या इतनी होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखो यहां लिखा है सी, और सामने वैल्यू कितनी लिखी है? सी का मतलब कितनी होती है, और लिखा कितना है? इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो ये ऑप्शन गलत है। यहां लिखा है डी 3500। डी का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये 3500 होती है, सही है। तो आगे चेक करो। ए का मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी लिखी है? तो होती है। तो ये वैल्यू भी सही लिखी, ये वैल्यू भी सही लिखी है, तो ये आंसर क्या है? सही है। बड़ा बढ़िया पैटर्न था। जिस साल ये आया था उस साल ये बहुतों गलत हो गया था, क्योंकि समझ ही नहीं आया। लोग यहाँ मैचिंग कर रहे थे। भाई आपने रेजिडुअल वॉल्यूम देखा, चलो इससे मिला देते हैं। वाइटल कैपेसिटी देखा, कहा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो हो सकता है गलती हो गई। आईआरवी कितनी होती है? 3500। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईआरवी नहीं मिल रहा है, वो 2500 से मिलाए दे रहे हैं, इसको इससे मिलाए दे रहे हैं। 1500 कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? तो कुछ लोग कहे कि क्वेश्चन ही गलत आया है, छोड़ के चले आए। ये समझना था कि जो यहाँ ये लिखा है ये क्या है। तो यहाँ लिखा है बी, बी का मतलब तो उसके सामने की वैल्यू को मैच करना था। तो बड़ा बढ़िया सवाल था। आया कब था? 2010 में, ठीक है? तो ये मत कहिए कि इसी साल सबसे कठिन पेपर आया है, इससे पहले भी ऐसे सवाल आए हैं, ठीक है? तो हम लोग आज पढ़ लिए हैं पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। इसके सारे क्वेश्चन वॉल्यूम और कैपेसिटी के कहाँ थे हैं? यहां तक सवाल जरूर लगा डालिएगा। फिर से लेक्चर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन ना निकले तो हमको बताइएगा, ठीक है? बस आज इतना ही पढ़ते हैं। शाम को टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे, आप टेस्ट दे दीजिएगा।